चलिए आज के ये जो सेशन हम लोग का होगा, हम लोग पढ़ेंगे आज ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। क्या? अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये जानेंगे अपवाह तंत्र आया तो अपवाह का मतलब होता क्या है। अपवाह की परिभाषा कहती है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, यानी कोई वाहिका है यानी नदी है, किसी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। और जो अपवाह का मतलब जो होता है, अपवाह का अर्थ होता है जल प्रवाह से होता है। तो इसका जो परिभाषा क्या हो गया कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, अपवाह कहते हैं। और अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अब वाहिकाओं के जो जाल होता है, वाहिकाओं का जो नेट बना होता है, उसी को क्या कहा जाता है? वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। और ये निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। और जो वाहिकाएं होती है, वाहिकाओं का जो नेट बना होता है, कई सारी नदियां आपस में मिलकर जिस अपवाह तंत्र का निर्माण, उसी को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब जो अपवाह तंत्र की जो कारक है, अपवाह तंत्र का विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसको समझना है। अपवाह तंत्र के विकास के कारक, अपवाह तंत्र के कारक, अपवाह तंत्र के कारक कई जैसे फैक्टर्स हैं, कई ऐसे कारक हैं जिन पे अपवाह तंत्र का विकास निर्भर करता है। अपवाह तंत्र के विकास के कारक, विकास के कारक जैसे में पहला है भूवैज्ञानिक समयावधि। भूवैज्ञानिक समयावधि, भूवैज्ञानिक समयावधि है। फिर ढाल होता है, दूसरा ढाल होता है। फिर चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना होती है, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, प्रकृति एवं संरचना, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना होती है। और बहते जल की मात्रा होती है, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि। ये 5 ऐसे कारक हैं जो अपवाह तंत्र के विकास को प्रभावित करते हैं। बहाव की अवधि, बहाव की अवधि, अवधि यानी समय। वो जो बहाव है मौसमी है या हमेशा होने वाला, बारहमासी है। तो इस पर भी जो अपवाह तंत्र का विकास होता है, विकास निर्भर करता है। तो ये कारक हैं, इन कारकों पे अपवाह तंत्र का जो विकास है, विकास निर्भर करता है। कौन कौन? एक भूवैज्ञानिक समयावधि, दूसरा ढाल है, जमीन का ढाल किस प्रकार का है, किस तरह से है, जिस तरफ ढाल रहेगा उसी तरह जो है अपवाह होगा। चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, चट्टान किस प्रकार की है, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना पर तय करता है कि अपवाह जो होगा, अपवाह ज़्यादा छिछला होगा या ज़्यादा गहरा होगा। फिर बहते जल की जो मात्रा होती है, कितना मात्रा बह रहा है, तो किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनेगा। और बहाव की अवधि, ये सारे कारक हैं जो अपवाह तंत्र के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और जो अपवाह का प्रतिरूप होता है, अपवाह कई प्रकार के होते हैं। अपवाह के रूप जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे में अपवाह का पहला जो प्रतिरूप है उसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। वृक्षाकार प्रतिरूप, इसको डेंड्रिटिक कहा जाता है। वृक्षाकार को डेंड्रिटिक होता है। इसमें क्या होता है? इस वृक्षाकार प्रतिरूप में इस तरह से अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। इस तरह से नदियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, लगता है कि एक वृक्ष का आकार बना हो। वृक्ष जिस तरीके से, जैसे वृक्ष की ये जो शाखा होती है, ये मुख्य नदी, और इस तरह से कैसे जो शाखाएं होती है कई अलग अलग प्रकार की, तो ये सहायक नदियां हैं। इस तरह से जो सहायक नदी अगर इस तरह से अगर किसी नदी का विकास होता है, किसी अपवाह तंत्र का विकास होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। ये वृक्षाकार प्रतिरूप कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल उत्तरी भारत की जितनी सारी नदियां हैं वो सब वृक्षाकार प्रतिरूप का अनुसरण करती है, वृक्षाकार प्रतिरूप के अनुसार अपने अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। दूसरा जो होता है अरीय प्रतिरूप कहलाता है।
दूसरा क्या होता है अर्य, रेडियल कहा जाता है, रेडियल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी जो नदी होती है किसी पर्वत से निकल के सभी दिशाओं में बहने लगती है। किसी पर्वत से निकल के अगर सभी दिशाओं में अगर कोई नदी बहती है तो उसको क्या कहते हैं, अर्य प्रतिरूप कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है अमरकंटक पर्वत श्रृंखला है, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला किसका एग्जाम्पल है, अर्य प्रतिरूप का। तीसरा जो प्रतिरूप होता है उसको जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है, जालीनुमा प्रतिरूप होता है तीसरा। तो इसमें क्या होता है, जालीनुमा प्रतिरूप का एग्जाम्पल, जैसे ये मुख्य नदी है, यहाँ से इसकी जो सहायक नदी समांतर बहती हुई आती है और डायरेक्ट 90 डिग्री के कोण पे यहाँ पे आके इससे मिल जाती है, मुख्य जो धारा है मुख्य धारा से मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। ये जालीनुमा प्रतिरूप का एग्जाम्पल है, जालीनुमा प्रतिरूप इस तरीके से बनता है। और जो चौथा है उसको अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। चौथा प्रतिरूप को क्या कहा जाता है, अभिकेंद्री प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, कई दिशाओं से नदियां एक जगह आके किसी गर्त में या किसी झील या गर्त में आके गिरती है तो उसे क्या कहा जाता है, अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के प्रतिरूप होते हैं। अपवाह प्रतिरूप कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक वृक्षाकार प्रतिरूप होता है, एक अर्य प्रतिरूप होता है, फिर जालीनुमा होता है और अभिकेंद्री प्रतिरूप होता है। वृक्षाकार प्रतिरूप के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या होता है, वृक्षाकार प्रतिरूप में उत्तर भारत की जितनी सारी नदियां हैं सारी वृक्षाकार प्रतिरूप का अनुसरण करती है। अर्य प्रतिरूप में जो नदी होती है किसी पर्वत से निकलती है और सभी दिशाओं में बहने लगती है तो उसको अर्य प्रतिरूप का एग्जाम्पल कहा जाता है। फिर जालीनुमा प्रतिरूप होता है। जालीनुमा प्रतिरूप में जो मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी के समांतर एक उसकी सहायक नदी आती है और 90 डिग्री के कोण पर मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। फिर अभिकेंद्री प्रतिरूप होता है, इसमें कई दिशाओं से नदी किसी झील या गर्त में आकर एक ही स्थान पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्री प्रतिरूप का एग्जाम्पल कहा जाता है, अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है। अब जो होता है एक अपवाह द्रोणी होता है। अपवाह द्रोणी किसको बोलते हैं, अपवाह द्रोणी जो होता है एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित जो जल क्षेत्र होता है, नदी एवं उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा जो सहायक नदी होती है, नदी एवं सहायक नदी द्वारा अपवाहित जल क्षेत्र, अपवाहित यानी जिस क्षेत्र पे वो नदी और उसकी सहायक नदी अपना जल को प्रवाह कर रही है उसी क्षेत्र को, अपवाहित जल क्षेत्र को क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहा जाता है, उसी को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। और एक जल विभाजक होता है। जल विभाजक एक जैसे एक नदी को दूसरी नदी से बीच में जिस स्थलीय प्रतिरूप के कारण दोनों नदियां आपस में अलग हो जाती है उसी को क्या कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जल विभाजक का काम करता है। इधर गंगा नदी और उधर सिंधु नदी, गंगा और सिंधु के बीच का जल विभाजक का काम कौन करता है, अरावली पर्वत श्रृंखला करता है। तो जल विभाजक किसे कहा जाता है, जल विभाजक किसको बोलते हैं, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा। एक अपवाह द्रोणी को, इसका नाम से ही क्लियर है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा। दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है, अलग करने वाली सीमा जल विभाजक कहलाती है। अब एक नदी द्रोणी होता है, एक जल संभर होता है। नदी द्रोणी किसको बोलते हैं, नदी द्रोणी होता है। नदी द्रोणी बड़ी नदियों के जल ग्रहण, बड़ी जो नदियां होती हैं उनके जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नदी द्रोणी कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नदी द्रोणी कहा जाता है। और एक जल संभर होता है, जल संभर छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, नालों द्वारा अपवाहित
क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जल संभर कहलाता है। तो नदी द्रोणी क्या होती है? बड़ी नदियों द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र जो होता है उसको नदी द्रोणी बोलते हैं, और छोटी नदी और नालों द्वारा जो जल प्रवाहित क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? जल संभर बोला जाता है। अब जो होता है भारतीय जो अपवाह तंत्र है उनको कई आधारों पर बांटा गया है। भारतीय अपवाह तंत्र को कई आधार पे बांटा गया है, जिनमें कुछ आधार को हम लोग को जानना है, कुछ आधार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय अपवाह तंत्र को जैसे एक होता है, एक आधार भारतीय अपवाह तंत्र को विभाजित करने का आधार, विभाजित करने का आधार क्या है अपवाह तंत्र को विभाजित करने का? यह है, एक है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। एक पहला आधार है कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अपवाह तंत्र को बांटा गया है। जल विसर्जन के आधार पर एक समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, दूसरा जो है जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर, दूसरा जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर, और तीसरा जो है उद्गम के प्रकार, प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर। तीसरा जो है उद्गम के प्रकार, प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर। ये तीन आधार है जिस आधार पे जो है अपवाह तंत्र को विभाजित किया गया है। जैसे में पहला जो आधार है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, इस आधार पर पूरे जो भारतीय अपवाह तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक पहला अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, ये दो आधार हैं। अब इन दोनों में जो है बंगाल की खाड़ी में 77% नदियां, पूरे भारत की 77% नदियां जाके गिरती है, और यहाँ पे 23% नदियां आके गिरती है। तो यहाँ से यही जानना है कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में। एक जो है अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और उन आधारों पे अगर पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी में भारत की कितनी प्रतिशत नदियां आगे गिरती है, तो 77% नदियां गिरती है, और अरब सागर में 23% नदियां अपना जल विसर्जन करती है। ठीक है। और जो दूसरा आधार है जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय जो अपवाह द्रोणी है, अपवाह द्रोणी को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला जो है प्रमुख नदी द्रोणी, इसको क्या बोलते हैं? प्रमुख नदी द्रोणी हुए। दूसरा मध्यम नदी द्रोणी, और तीसरा जो आधार है उसको लघु नदी द्रोणी कहा जाता है। लघु नदी द्रोणी। तीन आधार है, तीन आधार पे जल संभर के क्षेत्र के आकार के आधार पर नदियों को बांटा गया है। जैसे प्रमुख नदी द्रोणी है, इसका जो परिभाषा है वो कहता है कि अगर अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक हो, अपवाह क्षेत्र कितना हो? 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रमुख नदी द्रोणी कहा जाता है। इसमें 14 को नदी द्रोणी शामिल है। प्रमुख नदी द्रोणी में कितने शामिल है? 14 नदी द्रोणी शामिल है। उसमें गंगा आता है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा आदि सारी नदियां आती है, वो प्रमुख नदी द्रोणी के अंतर्गत शामिल है। यानी यहां से ये जानना है कि प्रमुख नदी द्रोणी किसको कहा जाता है? जिस नदी द्रोणी का अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर से अधिक हो उसे प्रमुख नदी द्रोणी कहते हैं। और भारत में प्रमुख नदी द्रोणी के अंतर्गत 14 को नदी द्रोणी आती है। और मध्यम नदी द्रोणी किसे कहा जाता है? मध्यम नदी द्रोणी कहा जाता है जिसका जो अपवाह क्षेत्र है 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से लेके अब 20,000 किलोमीटर स्क्वायर
20,000 किलोमीटर स्क्वायर तक जिसका अपवाह क्षेत्र हो उसको क्या बोलते हैं? मध्यम नदी द्रोणी कहा जाता है। इसमें 44 गो नदी द्रोणी शामिल है। कौगो? 44 गो। तो प्रमुख नदी द्रोणी में 14 नदी शामिल है, नदी द्रोणी शामिल है। मध्यम नदी द्रोणी में 44 नदी द्रोणी शामिल है। और एक जो होता है लघु नदी द्रोणी। लघु नदी द्रोणी किसको बोलते हैं? जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 किलोमीटर स्क्वायर से 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो, जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो उसको लघु नदी द्रोणी कहा जाता है। तो ये जो है जल संभर के क्षेत्र के आकार के आधार पर जो भारत की नदी तंत्र है, भारत के जो अपवाह तंत्र है उसको तीनों भागों में, नदी द्रोणी को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी किसको बोलते हैं? जिस नदी द्रोणी का अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक हो उसको प्रमुख नदी द्रोणी। इसमें 14 गो नदी द्रोणी शामिल। मध्यम नदी द्रोणी किसको बोलते हैं? जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा और 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो उसको क्या बोलते हैं? मध्यम नदी द्रोणी। इसमें 44 नदी द्रोणी शामिल है। और लघु नदी द्रोणी में जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो उसको लघु नदी द्रोणी कहा जाता है। तो ये जो है जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर ये जो है नदी द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। अब जो उद्गम के प्रकार एवं प्रकृति की विशेषताओं के आधार पर जो उद्गम के तीसरा जो आधार है उद्गम के प्रकार प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर नदी द्रोणी को 2 भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हम लोग को जो है इसी के बारे में पढ़ना है, यही सिलेबस के अंतर्गत है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब समझते हैं कि हिमालयी अपवाह तंत्र की क्या विशेषताएं हैं और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की क्या विशेषताएं हैं। चलिए हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में पहले समझते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र जो है इसमें गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी मुख्य रूप से शामिल है। हिमालयी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी मुख्य रूप से शामिल है। और उसके सहायक नदी द्रोणी के अंतर्गत आ ही जाता है, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी मुख्य रूप से शामिल है किसमें? हिमालयी अपवाह तंत्र में। और इसकी जो है विशेषता समझ लीजिए हिमालयी अपवाह तंत्र की। हिमालय से निकलने वाली जितनी सारी नदियां होती है, जितनी सारी नदी द्रोणी है, सारी की सारी 12मासी होती है, यानी उनका पानी किसी महीने में सूखता नहीं है। पहला नंबर ये बात। उनके वर्षा का जो स्रोत होता है, पानी का जो स्रोत होता है, कहाँ से पानी आता है? वो बर्फ होता है तथा वर्षण होता है। बर्फ के माध्यम से बर्फ पिघल के उनमें वहाँ से पानी आता है, नहीं तो वर्षण से होता है। पर्वतीय मार्ग में ये जो नदियाँ होती है, हिमालयी अपवाह तंत्र की जो नदियाँ होती है, पर्वतीय मार्ग में किस प्रकार की घाटी बनाती है? भी आकार की घाटी बनाती है। तो अगर पूछा जाए कि पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी किस अपवाह तंत्र के? तो हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में पर्वतीय मार्ग में जो नदियाँ होती है किस प्रकार की घाटी बनाती है? तो भी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है। और इसमें जो नदियाँ होती है और भी आकार की घाटी बनाती है, क्षिप्रिकाएँ बनाती है, जलप्रपात बनाती है। पर्वतीय जो मार्ग होते हैं क्षिप्रिकाएँ बनाती है, जलप्रपात भी बनाती है। कहाँ पे? तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियाँ होती है पर्वतीय मार्ग में क्या बनाती है? पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी बनाती है, क्षिप्रिकाएँ बनाती है और जलप्रपात बनाती है। और जो मैदान में अगर पहुंचती है, ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां अगर मैदान में पहुंचती है तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति जैसे में समतल घाटी का निर्माण करती है, बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, गोखुर झील बनता है और डेल्टा का निर्माण होता है। ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है हिमालय अपवाह तंत्र, यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती है वो। अब जानना है कि हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ था, किस प्रकार से विकास हुआ था। तो इसके बारे में एक जो है एक कहानी है और उस कहानी को हम लोग समझते हैं कि हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ था। देखिए, मायोसीन कल्प का समय था और मायोसीन कल्प जो है विकास समझते हैं। मायोसीन कल्प का समय जो है 204 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले, यानी 50 लाख वर्ष 204 करोड़ वर्ष पहले से लेके
50 लाख वर्ष पहले तक का जो समय है उसको मायोसिन कल्प कहा गया। तो उसी समय में, मायोसिन कल्प वाले समय में क्या हुआ कि एक विशाल नदी जो थी वो पूरे हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ बहती थी। ये जो भारत है, ये जो भारत है, भारत का ये जो क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, पूरे इस क्षेत्र पे एक ही नदी बहती थी। कब? मायोसिन कल्प में। मायोसिन कल्प कब से कब तक? 50 लाख से 204 करोड़ वर्ष से लेके 204 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 लाख वर्ष पहले, 50 लाख वर्ष पहले की बात है। यहाँ पे एक नदी बहा करती थी और पूरे हिमालय क्षेत्र में एक ही नदी थी। उस नदी को शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी कहा गया। वो जो नदी थी उसको क्या कहा गया? शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी। नाम क्लियर रखिएगा, शिवालिक नदी नाम था, या इसी नदी को इंडो ब्रह्मा नदी कहा गया। इंडो ब्रह्मा नदी कहा गया। कब? मायोसिन कल्प में। ये असम से लेके पंजाब तक बधी थी। यहाँ पे जो है असम वाला जो यहाँ वाला इलाका है और ये इधर पंजाब वाला इलाका है, इस टोटल इलाके में एक ही नदी बहती थी असम से लेकर पंजाब तक। और निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना विसर्जन, पानी विसर्जन यहाँ से बहती हुई आती थी। और यहाँ जो पंजाब है, यहाँ सिंध सागर है यानी अरब सागर है, यहाँ पे अपना क्या करती थी? पानी गिराती थी, इधर ही पानी इसका गिरता था। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा नदी थी, इंडो ब्रह्मा नदी को से 3 मुख्य अपवाह तंत्र में बट गई। यही नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बट गई। जो पश्चिम में थी, पश्चिम वाला जो पार्ट था, इधर वाला सिंध, इधर वाला कौन सी नदी हो गई? सिंध हो गई। मध्य में गंगा नदी और हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और हिमालय से निकलने वाली नदी। पूर्व में ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ये 3 अपवाह तंत्र में इसका क्या हो गया? बंटवारा हो गया इस इंडो ब्रह्मा नदी का। यह जो विभाजन है, यह विभाजन क्यों हुआ था? जो पोतवार पठार के उत्थान के कारण, दिल्ली वाला जो रेंज है, यहाँ जो पर्वत है, यहाँ पे पोतवार पठार का उत्थान हुआ था। पोतवार पठार का निर्माण हुआ था। किस पठार का? पोतवार पठार का, दिल्ली रेंज में। तो पोतवार पठार के निर्माण के कारण सिंध एवं गंगा का विभाजक क्षेत्र बना था। सिंध नदी और गंगा नदी आपस में बट गई थी पोतवार पठार के विभाजन के कारण, जो पोतवार पठार की उत्पत्ति के कारण। और जो मध्य प्लीस्टोसिन काल आया, उसमें राजमहल की पहाड़ी और मेघालय के पठार के मध्य स्थित मालदा गैप, यहाँ पे कौन सा? मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दिक् परिवर्तन होकर बंगाल की खाड़ी को, यहाँ से इनका जो है, ये दोनों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का विभाजन कब हुआ? दोनों का विभाजन जो है मध्य प्लीस्टोसिन काल में। मध्य प्लीस्टोसिन काल में इनका विभाजन हुआ। क्यों? मालदा गैप के उत्पत्ति के कारण। मालदा गैप यहाँ पे जो मेघालय वाला जो पठार है, और मेघालय के पठार और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में ये मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दिशा परिवर्तन बंगाल की खाड़ी की ओर, ये जो है बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने लगी, ये अरब सागर में गिरने लगी। तो ये आपको जो है किस तरीके से हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास हुआ, ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन में देखते हैं किस तरीके से विकास हुआ। यहाँ पे जो है समय है मायोसिन कल्प। मायोसिन कल्प का जो समय है 204 करोड़ वर्ष से लेके 50 लाख वर्ष पहले का जो समय है, इस समय में माना जाता है ऐसा कि यहाँ असम से लेके पंजाब तक एक ही नदी बहा करती थी पूरे हिमालय क्षेत्र में, एक ही, जिसको इंडो ब्रह्मा नदी या शिवालिक नदी कहा जाता था। और बाद में चल के क्या हुआ कि यहाँ पे दिल्ली वाला रेंज में पोतवार पठार का उत्थान हुआ। यहाँ से एक पठार का निर्माण हुआ दिल्ली वाला रेंज में, पोतवार पठार का। और इस पठार के निर्माण के चलते सिंधु नदी और गंगा नदी का जो है दिशा बदल गई, दोनों का बंटवारा हो गया। सिंधु नदी इधर ही जाने लगी और गंगा नदी का दिशा इस तरफ हो गया। अब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र एक में थी,
तब यहाँ पे मालदा गैप बना। यहाँ पे मेघालय का जो पठार है और जो राजमहल की पहाड़ी है यहाँ पे मालदा गैप का उत्थान हुआ, और मालदा गैप के उत्थान के कारण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का विभाजन हुआ। यह कब हुआ? मध्य प्लीस्टोसिन काल में। तो किसके कारण? मालदा गैप के कारण। तो मालदा गैप के कारण क्या हुआ? ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का बंटवारा हुआ। ये दोनों नदी आगे कहाँ पे गिरने लगी? ये बंगाल की खाड़ी में, और ये नदी कहाँ पे? अरब सागर में गिरने लगी। अब हर नदियों के बारे में समझते हैं कि कौन सी नदी जो है किस प्रकार से उसका जो है कौन कौन से जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग है हर नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ये हिमालय क्षेत्र के हम लोग नदियाँ पढ़ रहे हैं। फिर जो है अगला जो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इस वजह से अगला जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाला जो नदियाँ हैं उनको अलग वीडियो में कर दिया जाएगा। देखिए पहले सिंधु नदी के बारे में समझते हैं। सिंधु नदी का जो क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल पर ये बहती है? तो इसका जो क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, वह किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर यह बहती है। ये बहने का इसका भारत में इसका कितना क्षेत्रफल है? भारत में कितने क्षेत्रफल पर बहती है? कितना जमीन में बहती है? भारत में 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में बहती है। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? 2880 किलोमीटर। कितना? 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी कितनी लंबाई है? भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। भारत में कितना है? 1114 किलोमीटर। इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखाचू के निकट। कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखाचू है। श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखाचू के निकट, बोखाचू के निकट से इसकी उत्पत्ति होती है, वहीं से इसका जन्म होता है। और पाकिस्तान में जो प्रवेश करती है, कहाँ पे प्रवेश करती है? पाकिस्तान में, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में ही ये नदी बहती है। तो पाकिस्तान में किस क्षेत्र में आके? भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में कहाँ पे प्रवेश करती है? चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में। चिल्लस जगह है, चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में ये क्या करती है? दर्दिस्तान प्रदेश में जाके पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी। अब जानना है भारत से कुछ निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदी हैं, और जैसे 5 नदियां मुख्य रूप से सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। ठीक है, तो ये नदियां जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सबके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे में पहला झेलम, पहली जो नदी है झेलम जो है कहाँ से निकलती है? कश्मीर घाटी में पीर पंजाल स्थित, कश्मीर घाटी में पीर पंजाल है। कश्मीर घाटी में क्या है? पीर पंजाल। और पीर पंजाल में क्या है? पीर पंजाल में बेरीनाग झील है। वहीं बेरीनाग झील से ये झेलम नदी निकलती है। कहाँ से? बेरीनाग, कश्मीर घाटी में पीर पंजाल के बेरीनाग झील से कौन सी नदी? झेलम नदी निकलती है। और पाकिस्तान में ये जाके ये किससे मिलती है? चिनाब नदी से मिलती है। ये किस नदी से? चिनाब नदी से ये मिलती है जाके पाकिस्तान में। कहाँ पे? चिनाब नदी से पाकिस्तान में मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। दूसरी अब चिनाब नदी से मिलती है, तो चिनाब के बारे में समझ लिया जाए। चिनाब जो नदी है इसी को चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से ये नदी बनती है, इस वजह से इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। चंद्रभागा यानी चिनाब नदी है, वहीं चंद्रभागा है। क्यों? चंद्रभागा जो है, दो नदियां हैं, दो नदी आपस में जब मिलती है तो चंद्रभागा होती है, और इसी को चिनाब कहा जाता है। ये चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी से। हिमाचल प्रदेश में जगह है, हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी से ये क्या करती है? ये निकलती है। और चिनाब की टोटल लंबाई जो है भारत में 960 किलोमीटर है। कितना? भारत में 960 किलोमीटर भारत में है। फिर जो रावी है, रावी जो नदी है, रावी जो है हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है कुल्लू घाटी में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है। कौन सा? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी में रोहतांग दर्रा,
रोहतांग दर्रा से ये निकलती है, रोहतांग दर्रा से। तो कुल्लू घाटी में रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी? रावी नदी निकलती है। और चिनाब में ये सराय सिंधु के निकट मिलती है। ये भी जो रावी है ये भी चिनाब में मिलती है, झेलम भी जो है चिनाब में मिलती है। रावी यानी चिनाब में सराय सिंधु के निकट, सराय सिंधु पाकिस्तान का जगह है, वहीं पे मिलती है सराय सिंधु के निकट। किससे? चिनाब में सराय सिंधु के निकट ये मिलती है। सराय सिंधु के निकट ये रावी नदी चिनाब में मिल जाती है। फिर ब्यास नदी है, ब्यास है तो ब्यास नदी जो है रोहतांग, ये भी रोहतांग दर्रा से निकलती है। और एक जो है ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से, और रोहतांग दर्रा से ही रावी नदी निकलती है। तो रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा के निकट क्या है? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, निकट ब्यास कुंड से। कौन सी नदी? ब्यास नदी मिलती है, निकलती है और काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। धौलाधार श्रेणी हरिके के पास सतलज नदी में मिलती है। ये कहाँ पे? हरिके, हरिके के पास, ये किस नदी में? सतलज नदी में मिलती है, सतलज नदी। सतलज नदी में ये मिलती है कौन सी? तो ब्यास नदी मिलती है। और अब जो सतलज है, सतलज के बारे में भी समझ लिया जाए। सतलज नदी, चलिए देखिए सतलज, सतलज क्या है? सतलज जो है ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के निकट राकसताल से। मानसरोवर जो झील है, मानसरोवर झील के निकट राकसताल है, राकसताल से निकलती है। मानसरोवर, मानसरोवर जो है कैलाश पर्वत पे है। मानसरोवर के निकट राकसताल, राकसताल से, राकसताल से इसे लॉन्ग चेन खंबाब नदी भी कहा जाता है। यह पूर्ववर्ती नदी है और सिपकिला दर्रा से बहते हुए पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। किस दर्रा से? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इसी नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाया गया। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पे है? पंजाब में सतलज नदी पर, और पंजाब में सिपकिला दर्रा से बहती हुई आती है। सिपकिला, सिपकिला दर्रा से बहती हुई आती है सतलज नदी। चलिए, तो ये था सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी और उसके सहायक नदी सिंधु नदी तंत्र के बारे में था। सिंधु नदी का क्षेत्रफल कितना है? 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में 3,21,289, लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर। उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचूक के निकट से। और ये जो पाकिस्तान में कहाँ पे प्रवेश करती है? भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में ये प्रवेश करती है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, 1, 2 झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज और झेलम। तो झेलम जो है कश्मीर घाटी, पीर जो है झेलम नदी कश्मीर घाटी में पीर पंजाल में बेरीनाग झील से निकलती है। और चिनाब नदी में पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिनाब जो नदी है चंद्रभागा, चिनाब नदी को चंद्रभागा भी कहा जाता है। ये चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? केलांग के निकट टांडी से। कहाँ से? केलांग के निकट टांडी से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 960 किलोमीटर है। फिर रावी नदी है। रावी नदी कुल्लू घाटी में रोहतांग दर्रा से निकलती है। ये चिनाब में, ये सराय सिंधु, ये भी चिनाब नदी में मिलती है। और झेलम भी चिनाब नदी में मिलती है। ब्यास नदी कहाँ से? रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से। ये हरिके के पास सतलज नदी में मिलती है। यानी ब्यास नदी किस नदी में? सतलज नदी में मिलती है। चलिए, अब गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र हो गया। फिर गंगा नदी तंत्र हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी तंत्र। देखिए, गंगा नदी का उद्गम जो है, उद्गम यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला। कहाँ पे? अगर राज्य पूछे तो उत्तराखंड राज्य। जिला कौन? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से, गोमुख के निकट
गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है। चलिए, और उद्गम के स्थान पर इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नाम है। जहां पे निकलती है यानी गंगोत्री हिमानी पे, इसका नाम क्या है? भागीरथी है कहलाती है। फिर जब भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी में जब आगे भागीरथी नदी वहां से निकल के जब बहती है तो अलकनंदा आके मिलती है। यहाँ पे जो गंगोत्री हिमानी में ये क्या कहलाती है? भागीरथी। भागीरथी कहलाती है। ये भागीरथी नदी में जब अलकनंदा मिलती है, भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा कहाँ पे, किस जगह पे मिलती है? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भागीरथी से अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलती है। और जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? तब ये गंगा कहलाने लगती है। यानी गंगा जो है केवल भागीरथी गंगा नदी नहीं है, गंगा में दो नदियों का संगम है, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। और इस नदी की जो टोटल लंबाई है गंगा की भारत में 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। अब जो है अलकनंदा के बारे में, अलकनंदा आके मिल गई तो अलकनंदा के बारे में समझ लिया जाए। अलकनंदा, अलकनंदा का जो उद्गम है, अलकनंदा नदी का जो उद्गम है ये बद्रीनाथ के ऊपर क्या? शतोपथ हिमानी, शतोपथ हिमानी से ये निकलती है। शतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? ये अलकनंदा नदी निकलती है। फिर ये जो नदी होती है इसमें, ये नदी में दो नदी आके मिलती है, एक धौली और विष्णु गंगा। धौली और विष्णु गंगा, धौली और विष्णु गंगा जब नदी मिलती है तो तब ये अलकनंदा कहलाते हैं। जिस तरीके से गंगा नदी में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहलाती है, उसी तरीके से अलकनंदा जो है, अलकनंदा में धौली और विष्णु गंगा जब आपस में मिलती है तब ये अलकनंदा कहलाती है। और इसका जो उद्गम है शतोपथ हिमानी से है। और इस अलकनंदा नदी में पिंडार नदी आके मिलती है। पिंडार नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। और वो कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी? पिंडार नदी मिलती है। और इसी अलकनंदा में मंदाकिनी या काली गंगा बोला जाता है। काली गंगा, ये मंदाकिनी और काली गंगा रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग। तो देखिए, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिली, अलकनंदा का जो उद्गम है शतोपथ हिमानी हुआ, धौली और विष्णु गंगा जब आपस में मिली तो अलकनंदा कहलाई। इसी अलकनंदा से पिंडार नदी मिली कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। और उसी मंदाकिनी और काली गंगा जब नदी इसमें अलकनंदा में मिलती है तो वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। यानी अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, और अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। तो इस तरीके से गंगा नदी जो है, गंगा नदी बनती है। ये सारी नदियों के जो मिलाप होता है, जो संगम होता है, उसके बाद गंगा नदी का जो यहाँ से बनावट होता है, गंगा नदी वास्तविक स्वरूप में आती है। और गंगा नदी जो टोटल उत्तराखंड राज्य में 110 किलोमीटर बहती है। उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, भारत की इन्हीं 4 राज्यों में ये नदी बहती है। तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, जो यूपी है उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। और बिहार जो है, बिहार में 445 किलोमीटर, और जो वेस्ट बंगाल है 520 किलोमीटर बहती है। वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। तो 4 राज्यों में गंगा नदी का जो बहाव है उत्तराखंड जो है 110 किलोमीटर, यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार 445, और वेस्ट बंगाल जो है यानी पश्चिम बंगाल है वहाँ पे 520 किलोमीटर बहती है। गंगा जो द्रोणी है, गंगा द्रोणी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 8.6 लाख। गंगा द्रोणी का क्षेत्रफल कितना? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इससे यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि गंगा नदी जो तंत्र है, इसका जो गंगा नदी का उद्गम है कहाँ से? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला में
गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से, जहाँ पे ये भागीरथी कहलाती है, जहाँ से उद्गम होता है भागीरथी कहलाती है। भागीरथी में जब अलकनंदा मिलती है तो देवप्रयाग में मिलती है, तब ये गंगा कहलाती है। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। अलकनंदा है, अलकनंदा का जो उद्गम है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी से है। और अलकनंदा में धौली और विष्णु गंगा जब आपस में मिलती है तब ये जो नदी है अलकनंदा कहलाती है। इसी अलकनंदा में जब पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा में मंदाकिनी या काली नदी कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर गंगा नदी वास्तविक स्वरूप में आती है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में 110 किलोमीटर बहती है और यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी का जो गंगा नदी द्रोणी का जो क्षेत्रफल है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर बताया गया है। अब दाहिने से इस नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती है? दाहिने से देखिए, इस नदी से इस तरीके से अगर बहाव हो रहा है, नदी ऐसे जा रही है, तो हम लोग का जो दाहिने होता है वही दाहिने कहलाता है। यानी इस तरह से गंगा नदी में सोन नदी मिलती है। दाहिने से कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है। और बाएं तट से कई सारी नदियां मिलती है। रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है, घघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब मिलती है। कहां से? बाएं तट से। कौन कौन? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये महानंदा, ये सारी नदियां गंगा में बाएं तट से। कौन कौन? रामगंगा, रामगंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, महानंदा, ये सारी नदियां कहाँ से मिलती? बाएं तट से आगे मिलती है। और यमुना नदी जो होती है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर पूछा जाए कि गंगा की सबसे पश्चिम में कौन सी नदी मिलती है, तो यमुना नदी मिलती है। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो यमुना नदी है। तो यमुना नदी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना नदी के बारे में समझा जाए, यमुना नदी जो है, यमुना नदी के बारे में समझते हैं। यमुना का जो स्रोत है, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है। और यमुनोत्री हिमानी है कहाँ? बंदरपूंछ जो पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिमी ढाल पे। बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी ढाल, बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी ढाल पे क्या है? ये यमुनोत्री हिमानी है, वहीं से ये गंगा नदी निकलती है। और सॉरी, यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? संगम कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। संगम कहाँ पे? इलाहाबाद में। गंगा नदी से कहाँ पे मिल जाती है? इलाहाबाद में। यानी सबसे पश्चिम में जो मिलने वाली नदी है गंगा से वो यमुना है। और सबसे लंबी भी सहायक नदी है। ये अगर गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो वो कौन सी है? यमुना नदी है। और इस यमुना में दाहिने से मिलने वाली नदी, ये जो यमुना नदी है, इस यमुना में दाहिने से कई सारी नदियां मिलती है। और इस साइड से चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन दाहिने साइड से मिलती है। और बाएं साइड से जो नदियां मिलती है हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा, ये जो है यमुना की बाएं तट से मिलने वाली हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। और दाएं से चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी की ये सहायक नदियां हैं। फिर जो है गंगा नदी तंत्र में हम लोग को दामोदर नदी के बारे में पढ़ना है। दामोदर नदी भी गंगा नदी में आके मिलती है, तो उसके बारे में भी समझ लिया जाए। दामोदर जो है छोटानागपुर पठार के पूर्वी किनारे से बहती हुई हुगली नदी में आके मिलती है।
कहाँ से? हुगली नदी में है। बराकर इसकी सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। ये छोटा नागपुर पठार के, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से बहती हुई, पूर्वी किनारे से बहती हुई कहाँ पे आगे मिलती है? हुगली, बहती हुई हुगली नदी में मिलती है, हुगली नदी में आगे मिलती है। और दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर है। और दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक, कई सारे बाढ़ लाने का वजह होता है, इस वजह से इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर शारदा नदी होती है, शारदा। शारदा इसी को सरयू नदी कहा जाता है। शारदा ही सरयू है। तो इसका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से। कहां से? नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से ये निकलती है। मिलाम हिमनद, मिलाम हिमनद से निकलती है और ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई घाघरा में मिलती है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ, भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई कहाँ मिलती है? घाघरा, घाघरा में मिलती है। यही घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आके सरयू कहलाती है। यही क्या कहलाती है? सरयू कहलाती है। यानी शारदा या सरयू निकली थी, वो किस में मिली? घाघरा मिली, और वही घाघरा आके सरयू कहलाई। चलिए, और यहाँ काली या चाइक नदी भी, नेपाल में इसे काली या चाइक नदी कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? काली नदी या चाइक नदी, चाइक नदी, चाइक नदी कहा जाता है। फिर महानंदा होती है, गंगा की सहायक नदी है महानंदा। उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी है, दार्जिलिंग पहाड़ी से ये निकलती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग पहाड़ी से ये निकलती है। और बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। गंगा की बाएं तट पे इधर से मिलने वाली जो अंतिम सहायक नदी कौन सी है? यही है। बाएं तट पर अगर पूछा जाए, बाएं तट से अंतिम सहायक नदी कौन? महानंदा। सहायक नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। और फिर सोन है, सोन नदी। सोन नदी भी गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत ही पड़ना है। तो सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक पठार है। कहाँ? अमरकंटक, अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार से सोन नदी निकलती है। और पठार के उत्तरी किनारे पर जल प्रपात की श्रृंखला बनाती हुई पटना से पश्चिम में आरा के पास आके ये कहाँ? गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सोन नदी हुआ। फिर हम लोग जो है अगला जो हम लोग का जो अभी गंगा नदी तंत्र में अभी कई सारी नदियां हैं। चंबल है, गंडक है, ठीक है, इन सारे को पढ़ना है। तो देखते हैं गंगा नदी तंत्र कम से कम खत्म कर लिया जाए। अगला जो होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे और साथ में हिमालय वाला जो है प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनको पढ़ेंगे। अगला जो सेशन इसका रखेंगे उसमें उन दोनों को पढ़ लिया जाएगा। देखिए चंबल नदी, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के निकट निकलती है। मालवा के पठार के में महू के निकट से कौन सी नदी निकलती है? चंबल। ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये उत्तरमुखी उत्तर की ओर होते हुए एक महाखंड से बहते हुए राजस्थान में कोटा पहुंचती है। यही कहाँ पहुंचती है? राजस्थान के कोटा तक पहुंचती है। राजस्थान के कोटा तक उत्तर की ओर बहती हुई, मध्य प्रदेश यहाँ पे है और राजस्थान यहाँ पे, उत्तर की ओर बहती हुई ये कहाँ पहुँचती है? राजस्थान के कोटा पहुँचती है। और इसी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध कहाँ पे? चंबल नदी पे। और कोटा में यह बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलापुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। और कोटा से जाती है बूंदी, सवाई माधोपुर,
ये सब जगहों से होती हुई ये यमुना नदी में आके हम लोग पढ़े हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन दाहिने तरफ से यमुना में मिलने वाली सहायक नदी है। फिर गंडक है। गंडक जो है, गंडक दो नदियों के मिलने से बनती है। एक काली गंडक और त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से गंडक नदी बनती है। इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से? उद्गम बताया गया धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच। धौलागिरी जो पर्वत श्रृंखला है और माउंट एवरेस्ट है, उन दोनों के बीच से निकलती है। धौलागिरी एवं एवरेस्ट के बीच से गंडक नदी निकलती है। और बिहार में ये प्रवेश करती है चंपारण जिला में। बिहार में कहाँ? चंपारण में प्रवेश करती है। और गंगा में ये प्रवेश कहाँ पे करती है? पटना के निकट सोनपुर में। पटना के निकट सोनपुर में गंगा जो गंडक नदी है गंगा में प्रवेश कर जाती है। फिर घाघरा नदी जो है, घाघरा, अभी हम लोग काली नदी के बारे में पढ़े। शारदा नदी घाघरा में मिलती थी, तो घाघरा नदी में मिलती थी तो घाघरा नदी का भी उद्गम होना चाहिए। कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी का उद्गम जो है मापचा चुंगो हिमनद से कौन सी नदी? घाघरा नदी निकलती है। उसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी घाघरा की तीला सीता और बेरी इसकी सहायक नदी है। सीसा पानी में पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी इससे मैदान में मिलती है। शारदा नदी आके मिलती है इसे, और छपरा में ये घाघरा नदी है गंगा में विलीन हो जाती है। छपरा में ये गंगा में मिलती है, गंगा में विलीन होती है। ठीक है। फिर कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। एंटीस्टेंट रिवर कहा जाता है पूर्ववर्ती को। तो कोसी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। कोसी नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी। किस प्रकार? कौन सी नदी है? कोसी है। और इसका जो स्रोत है कहाँ से है? तिब्बत में, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। तिब्बत गोसाईथान की चोटी, तिब्बत में एवरेस्ट के ऊपर गोसाईथान की चोटी से निकलती है। और मुख्य धारा जो होती है इसकी, उसको अरुण कहा जाता है। कोसी की मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? अरुण। जिस तरह से गंगा की मुख्य धारा जो होती है भागीरथी कहलाती है, उसी तरीके से ये अरुण कहलाती है। मध्य हिमालय को पार करने के बाद पश्चिम में सोन और कोसी, और पूर्व में तमूर कोसी से आके मिलती है। अरुण नदी से निकलकर ये सप्तकोशी में मिलती है। ये सप्तकोशी वहाँ से कोसी कहलाती है। फिर रामगंगा के बारे में जानना है। रामगंगा जो है ये गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। गैरसेन के निकट गढ़वाल पहाड़ी से, गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। और शिवालिक को पार करने के बाद ये जो मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा में और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट ये जो है कनौज के निकट गंगा में प्रवेश करती है। ये जो नदी है कनौज के निकट गंगा में प्रवेश करती है। तो ये गंगा नदी तंत्र होगा। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा, अगला जो सेशन होगा, उसमें हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और साथ में जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।